हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका कंसेप्ट भी हमने कर दिया और उस पर बेस्ड पे सारे क्वेश्चन जितने बनते थे, सारे तो नहीं ऑफ कोर्स, क्वेश्चंस आपको भी प्रैक्टिस करने, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आजकल मार्केट में बहुत पॉपुलर है, वो हमने सारा उस वीडियो में करवा दिया। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आज देखिए हम क्या लिखा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। हमने पहले क्या किया था, हमने क्या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोला हमने, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हमने ऐसे डिफाइन किया कि मोशन किस में हो रहा है, 1D में। या तो कैसे होगा, या तो होगा फॉरवर्ड और या कैसे होगा बैकवर्ड। ठीक है, यही तो हमने बोला, स्ट्रेट लाइन में दो ही केस हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा सकता है या इस पोजीशन से ऐसे जा सकता है। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन की बात क्या कर रहे हैं, पहले हम किसी रिस्पेक्टिव एक्सिस पे थे। लेट अस सपोज अगर हमारा मोशन हो रहा था तो या तो सिर्फ एक्स में ही हो रहा था या तो सिर्फ वाई में ही हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में कहीं इस एक्स वाई प्लेन में कहीं हो रहा होगा, यहाँ कहीं मोशन देखेंगे, या इसमें वाई और नेगेटिव एक्स में या नेगेटिव वाई में इसमें देखेंगे। फिर मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है, हमने 3 एक्सिस की बात की थी, वाई एक्स एंड जेड। एक्स जेड प्लेन में हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, वाई जेड प्लेन में हो सकता है। पहले तो अगर किसी दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम बात करें, जैसे इसमें भी दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, तो इसमें क्या बोल सकते थे हम कि 2D मोशन हो रहा है। किस में हो रहा है, 2 डायमेंशंस में मोशन हो रहा है। रादर इट इज बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेन, या अदर वाई जेड प्लेन, रादर एक्स जेड प्लेन। ठीक है, एक हम और बात करेंगे जहां एक्स वाई और जेड, मतलब सिंपल सी बात मैं समझाऊं, एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि पोजीशन यहाँ कहीं है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे x1 y1 ये बोल सकते हैं, या यहाँ कहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, x1 z1। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, दो प्लेन की बात कर रहे थे हम, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं, उसके बीच में, उसके कहीं बीच में प्लेन में मोशन हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि 3D मोशन की जब हम बात करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे, x1 y1 z1। ठीक है, अब इसमें मोर इंपॉर्टेंटली हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें इसमें बात करनी होती है स्केलर्स एंड प्लस वेक्टर्स की। तो सबसे पहले इसमें स्केलर का नॉलेज तो हम सबको होता है। स्केलर में एडिशन कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल एडिशन होती है। वेक्टर में कैसे करते हैं, वेक्टर में माइनस कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर्स का आपको करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन की भी वेरिएशन हमें देखनी होती है। तो चलिए बिना वेस्टेज किए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक है आपका मोशन इन अ प्लेन। इसमें हमारे को सबसे पहले करना पड़ेगा, वेक्टर्स के बारे में जानना होगा, तब तक ये चैप्टर में घुसना ऐसे मैं बोलता हूँ कि वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों, उसमें डायरेक्शन है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों, उसमें डायरेक्शन की बात हो रही है। स्पीड डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों, उसमें डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। हम एक्चुअल पाथ लेंथ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, उसमें पाथ लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं बंदा फाइनली पहुंचा कहाँ और इनिशियली उसने चढ़ना शुरू कहाँ से किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। इसलिए पहले 1D किया, अब हम 2D करेंगे, फिर हम 3D करेंगे, फिर पूरे पहले प्लेन में बात की, एक्सिस पे बात की, फिर थर्ड डायमेंशन में बात करेंगे, तीनों को मिला के चलेंगे, फिर आप समझ सकते हैं मोशन इन प्लेन। और लास्ट टॉपिक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे ना, 1D मोशन में हम क्या बोल देते थे कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, मान लो हम क्या करते थे, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते थे। तो मैंने लिखा ओ, दिस डायरेक्शन इज ए एंड दिस डायरेक्शन इज बी। तो लेट अस से मैंने बोल दिया कि ये वाली चीज़ है पॉजिटिव, तो दूसरी डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाती थी, नेगेटिव। वो मेंशन करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे स्केलर्स की हम बात करें, स्केलर्स की हम बात करें तो स्केलर में आपको पता है सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या करते थे, जो हमारे ऑपरेशंस होते थे, जैसे हमने दो वेरिएबल्स को या कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करते थे, जो हमारे रूल्स होते थे अलजेब्रा के, जो भी रूल्स है वही लगेंगे आपके स्केलर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोला कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब है, क्या है, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब है। ठीक है, और उसमें मैंने बोला आपको कि उसका जो एक साइड गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें हम, मैं आपको बात करूं अगली, उसका कुछ मास दिया है, लेट अस से
2.7 kg उसका दिया है मास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ उसका निकालना है आपको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्यूब में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ओ हो, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ, देखिए अब यूनिट कन्वर्जन भी आनी चाहिए, मैंने साथ साथ ही इसका यूनिट भी कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या, कि -5 का स्केयर -25 होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव हो सकता है। कैसे, अगर उसमें ऐसा ब्रैकेट होता तो वो 25 होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखिए इस 10 सेंटी, इसलिए बोलते हैं ना, स्कूल में आपको याद होगा कि जब हम ऐसा मैथ का या कोई फिजिक्स का सवाल करके चले जाते थे कि सर ये देखिए हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया, हाँ बेटा नीचे लिखा, मान लो लेंथ दी है 10, विड्थ दी है 10, तो हम एरिया कैलकुलेट करके सर के पास चल जाते थे, सर 100 इसका आंसर। तो फिर हमारे को ऐसे टीचर्स क्या बोलते हैं, 100 क्या घोड़े, 100 क्या गधे, यूनिट कौन लगाएगा। तो हम सोचते थे यार एक यूनिट लगाने पे एक नंबर काट दिया या इतना सुना दिया, क्यों ज़रूरी होता है। देखिए यूनिट लगाना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए 10 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैं बोलता इसको ऐसे 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता ऐसे, ये एक होता है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब जो मैंने पहले यहाँ लिखा। ठीक है, एक ये है, ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने आप में वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मैंने क्या बोला, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, मतलब इस 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब देखिए अंदर क्या है, अंदर है साइड, अब इस साइड का क्यूब हो रहा है। यहाँ पे क्या था, अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो 10 सेंटीमीटर क्यूब आपस अपने आप में क्या वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका यूनिट देखिए सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, तो ये 10 उसका वॉल्यूम हो गया, ये अब साइड नहीं रही। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगाया, मतलब ये साइड का क्यूब होने वाला है। ठीक है, अब कुछ हमारे को रिजल्ट मिलने वाला है, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 × 10 × 10, और दूसरी तरफ से इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये इसका मतलब होता है। यूनिट भी 3 बार मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको, जैसे 1 2 3, इसको बोलते हैं 10⁻3, और जैसे जैसे 3 बार सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर भी 3 लिखते हैं, तब लिखते हैं इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, या हम बोल देते हैं डायरेक्ट ऐसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब समझ आया यूनिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए और इसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपसे शेयर करता हूँ। जैसे हमने बोला, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10⁻³ मीटर, मैंने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। वैसे मीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर में भी क्यूब होगा, नहीं तो मीटर लिखा ये फिर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 10⁻³ ये मैंने आपके पास लिख दिया मीटर क्यूब। अब देखिए ये कैसे किया, कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए हमने क्या करना है, हमने इसका आंसर कितना आने वाला है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे को पता है ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं ये देखना है। उसके लिए हमारे को पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में हमारे कितने होते हैं, अरे 1000 लिख दिया, 100 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना होता है, 1 मीटर होता है। अब दोनों साइड हमारे को क्या चाहिए, देखिए ऊपर देखिए ध्यान से, हमारे को चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। यहाँ से 2 तरीके हैं, जैसे मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको, प्रोडक्टिव होने वाला और एक दूसरा कन्वेंशनल जो चला रहा है। कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल पहले आप ऐसे निकाल दो, 1 सेंटीमीटर के लिए पहले निकाल दो, 1/100 मीटर हो जाएगा ये। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब करने से क्या होगा, आपको दोनों साइड क्यूब कर दिए, क्यूब चाहिए ना, तो दोनों साइड क्यूब कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 एंड मीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद 1 सेंटीमीटर का इतना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 इंटू ऐसे मैं बोलता हूँ 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 एंड दैट इज़ मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 3 0 में काट दी, ये 1 2 और एक 3 यहाँ से काट दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन, अब देखिए जीरोस कितने बचे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसको बोलते हैं 1/10⁻³ और जब ऊपर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ आई बात,
ऐसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए यूनिट का भी साथ में चलना कितना जरूरी है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इस चीज़ की आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे मैं बोलता हूँ डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया आपको 2.7 kg, वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3। -3 का मतलब मीटर⁻³ मीटर की पावर -3 हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि 10⁻³ नीचे था, ऊपर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। एंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं आप इसको, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये भी देखिए क्या है, ये भी हमारे पास ऐसे स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा के रूल से ये मैं समझा रहा था आपको सिर्फ। ठीक है, कि स्केलर में हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं वेक्टर्स की। अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, वेक्टर्स की हम बात करेंगे तो वेक्टर में हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर में हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ चाहिए होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये बात हमने पिछली उसमें भी कर ली थी। तो जब इसमें एडिशन वगैरह कुछ भी करना होता है तो हम बोलते हैं कि इट ओबेज, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और वेक्टर एडिशन में मेनली हम दो लॉज करेंगे। दो लॉज कौन से करेंगे, नंबर 1 पे करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दोनों में देखते हैं कि ज़रा क्या होता है, कैसे होता है, और दोनों का यूज़ कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लॉ प्रूव वगैरह नहीं करवाएंगे। ठीक है, प्रूव करवाने के लिए बोर्ड्स वालों के लिए अलग से वीडियो बन जाएगी कि पूरा कैसे निकालें, रिजल्टेंट कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम ऐसा करेंगे, रिजल्टेंट बताएंगे, उससे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे क्वेश्चन करना है। 4 ऑप्शन होंगे, खट 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 खट, कोई हमने सॉल्व साइड में करना है। ठीक है, रफ में, तो हमारे को सीधे रिजल्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए अगली बात करते हैं, उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे हम बोलते हैं कि आपके पास, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स अभी हमने पढ़ा नहीं बट फिर भी एक मैं लिख देता हूँ ऐसे कि मान लो फोर्स भी होता है। ठीक है, तो अगर हमने वेलोसिटी को लिखना है तो लास्ट चैप्टर में तो क्या बोला कि 1D मोशन में वेक्टर नोटेशन की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो जो हमने डायरेक्शन मानी होगी उसमें जा रहा होगा, नहीं होगा तो हम नेगेटिव लगा देंगे, डायरेक्शन का पता लग जाता है। बट 2D मोशन में हमें जब एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, या तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट V से करते थे, तो या तो इस V को ऐसे थोड़ा हम क्या कर देंगे, या तो इस V को ऐसे बोल्ड करके लिखेंगे, हल्का सा ऐसे V को बोल्ड करके लिखेंगे, या इस V के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, बोल्ड करके लिखना या उसमें वेक्टर लगा देना। ठीक है, और दूसरी एक बात करूं, अगर इसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम लिखते हैं कि V वेक्टर का ऐसे मॉड लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि V वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं तो उसको बोल देते हैं हम डायरेक्टली V। अब ये V क्या है, ये है यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया है स्केलर, कि हम देख रहे हैं वेलोसिटी को बट उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन से कोई लेन देन, तो ये अपने आप में क्या बन चुकी है, स्पीड। तो हम इसलिए बोलते थे ना कि वेलोसिटी को क्या लिखते थे, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, या स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं या मॉड निकालते हैं, वो हमारे पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बच जाता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है अब से। ठीक है, हम पहले चर्चा किसकी करने वाले हैं, लिख लीजिए नोट्स में अपने, किसकी कर रहे हैं, ये लिखा मैंने, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। जैसे कि हमने आपको क्या बोला कि यहाँ पे कहीं है ऐसे ओरिजिन, और ये मान लिया हमने कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये मान लिया हमने कौन सी एक्सिस है, वाई। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, हमने बोला कि लेट पी एंड पी डैश, हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए, पी एंड पी डैश, किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है एट टाइम टी एंड T1, T1 बोल लो, T2 बोल लो रिस्पेक्टिवली, हमने बोल दिया। ठीक है, तो मान के चलिए
यहाँ कहीं है वो P, और ऐसे यहाँ कहीं है ये P डैश, ऐसे करके हमने बोल दिया। ठीक है, इस P डैश को थोड़ा मैं अगर यहाँ कहीं बनाऊँ तो अच्छा रहेगा, ये ऐसे P डैश, आप कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी। ठीक है, तो ये बोला। तो अगर हमने क्या किया, मैं बोलता हूँ अगर हम इस OP को ज्वाइन करें, इस OP को क्या करें, ज्वाइन करें ऐसे, विद एक इसके हेड पे एक ऐसा पॉइंटर लगाएं कि O से P तक का है ये। ठीक है, जहाँ पे उसकी पोजीशन है वहाँ पे हेड में से एरो लगा दें। ठीक है, और सिमिलरली हम इसको भी ज्वाइन कर दें, O से P डैश को भी हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, तो OP क्या है, OP है आपका ये जो OP होता है, इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t। और दूसरा जो OP डैश होगा वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो कि हमें पोजीशन बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। मैंने क्या बोला, जहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे ऐसे एरो लगा दें तो बता देता डायरेक्शन उसकी। ठीक है, और उसकी पोजीशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अब इनको क्या कर दीजिए, ये P और P डैश है। ठीक है, P एंड P डैश है, इनको अब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला, इस पार्ट को बोलते हैं, जैसे जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा था वो टेल पार्ट होता है, ऊपर वाला कौन सा होता है, हेड पार्ट होता है। ठीक है, तो P के ऐसे जहाँ पे हेड है इसका, वहाँ से एक वेक्टर ऐसे ज्वाइन कर लो, ऐसे, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब मान के चलिए इसको मैं बोलता हूँ R1 वेक्टर, इसको मैं बोलता हूँ R2 वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है, ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर उसके। ठीक है, तो अब जो मैंने ये P से P डैश जो हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहली चीज, पहली हम बात करते हैं R1 की, R1 वेक्टर की जो लेंथ है सेम R2 वेक्टर पे भी चलेगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगी कि उस वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है। समझ रहे हैं आप कि R1 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करे, पोजीशन वेक्टर है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी ये रिप्रेजेंट करेगा और उसकी रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमने बोला कि अगर वो ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है, P से उसने मूव किया P डैश के लिए, इस चीज को जो हमने अब वेक्टर होना है P से P डैश का, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने पहले भी बोला था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब पाथ लेंथ से पढ़ने यहाँ से यहाँ तक क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसने दिखाई। अगर वो P से P डैश के लिए जाता है ऐसे, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं क्या हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P टू P डैश इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स मोशन। ठीक है, ओके, और टाइम का तो आपको पता है। ठीक है, P तक जाएगा पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग है, स्ट्रेस देके इसलिए बता रहा होता हूँ ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए P से वो मूव करेगा जैसे पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पे मतलब क्या, उसका पॉइंट P पे एट टाइम T, P डैश पे टाइम T1 पे। ठीक है, अब P से P डैश के लिए मूव किया तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने के लिए हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन, देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन है आपके पास ऊपर। ठीक है, ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स या पोजीशन। ठीक है, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल पाथ। इनिशियली कहाँ है, फाइनली कहाँ है। ठीक है, बता दिया उसको, और उसके बीच का आपको बता दिया। अगले हम टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जैसे हमारे पास होता है, हैशटैग करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर पे आते हैं। जैसे मान के चलिए A एंड B, आपके पास दो वेक्टर्स हैं A एंड B, तो A एंड B को जैसे ऐसे बोलते हैं। अब वेक्टर नोटेशन लगाने का टाइम आ चुका है तो हम भी वेक्टर लगा के चलते हैं। A एंड B आपका दो वेक्टर है और मान के चलिए वो इक्वल है, तो किस केस में इक्वल होंगे, किस केस में इक्वल होंगे, हम बोलते हैं कि अगर
इफ़ एंड ओनली इफ़ उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, तभी हम बोल सकते हैं कि दो वेक्टर हमारे पास क्या है, इक्वल है। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो समझ आ ही चुका होगा, ठीक है, इस पर तो उतना कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर पे जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बोला, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। चलिए देखते हैं कैसे। मान के चलिए ये वेक्टर ऐसे है, 1 और 2, ठीक है। इसको मैं कुछ भी बोलता हूँ, ओ पी बोल देता हूँ, इसको ओ डैश पी डैश बोल देता हूँ, इसको ए वेक्टर बोल देता हूँ और इसको बी वेक्टर बोल देता हूँ। तो इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनके बीच का जो ये लाइन सेगमेंट आपको दिख रही है, इसकी लेंथ ये बताती है हमारे को मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ गिवन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, ठीक है। जितना इसका लेंथ होता है उतना इसका मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं। तो देखिए इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस केस में बोल सकते हैं हम कि हाँ ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है, ठीक है। मान के चलिए अगर इनका ऐसे मैग्नीट्यूड तो हमने सेम रखा पर डायरेक्शन हमने अपोजिट ले ली, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो इस केस में हमारे पास वेक्टर बराबर रहेंगे, इस केस में बराबर नहीं रहेंगे, तो हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, अनइक्वल वेक्टर्स हम यहाँ पे इनको बोल देंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें चर्चा करने की कोई बात नहीं है। इक्वालिटी आपको समझ आ गई, ठीक है, ये हुआ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। अगली बात पे करते हैं। इक्वालिटी हमने वेक्टर्स की देख ली, अगली बात पे आओ। अगली बात देखिए मैं क्या बोलती है, अगली बात बोलती है कि अगर सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई अ गिवन वेक्टर बाय अ रियल नंबर, किसी रियल नंबर से हम उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर ए को, ठीक है, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले जैसे मान लो एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर से, लेट अस से हम किसी पॉजिटिव नंबर लैम्डा हमने लिख दिया, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट गिव्स अ वेक्टर 2। मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये क्या देगा, हमें एक वेक्टर देगा, ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा। आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे से किसी वेक्टर को 2 से 3 से 4 से 5 से, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए वेक्टर है, उसको हम बोलते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर से, जैसे 2 से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें देगा ट्वाइस ऑफ दैट वेक्टर ए। ड्राइंग से रिप्रेजेंट किया जाए तो अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, बट इसका ऐसे मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब वो लाइन सेगमेंट बढ़ गई, ठीक है। पॉजिटिव नंबर से कर रहे थे तो उसी डायरेक्शन में बढ़ गई, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। तो हम बोलते हैं कि अगर हम उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको जनरल केस बता दिया, ठीक है, लैम्डा से कर रहे हैं और हमने बोला कि लैम्डा ऐसे 0 से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्केलर से ही होगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर हम लेट अस सपोज हम लेते हैं वेक्टर ए, पहले हम किससे करेंगे, जैसे नेगेटिव नंबर लैम्डा से करते हैं। नेगेटिव नंबर कोई भी हमने लैम्डा ले लिया, ठीक है, वो भी क्या देगा हमारे को, वो भी देगा ऐसे लैम्डा टाइम ऑफ ऐसा ए वेक्टर, जैसा पहले ने दिया था लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर, जिसकी पर क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी वो होगी अब ऑपोजिट। नेगेटिव नंबर से जब हम करेंगे उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं उससे, मतलब देखिए मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, जब तक ऐसे एग्जांपल नहीं देंगे तब तक समझ नहीं आएगा। जैसे ये ए वेक्टर है कोई, ये हमने बोला है दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर को हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से ऐसे, ये ऐसे, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से ही कर रहे हैं, -1 वेक्टर, -1 ए वेक्टर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे -1.5 से करते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे 1 तक यहाँ तक था, सॉरी इसको मिटाते हैं, 1 तक यहाँ तक था ऐसे, तो ये कुछ और आगे चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1.5 ए वेक्टर। ऐसे मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, देखिए ऐसे है, कोई ए वेक्टर है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी लेंथ को डबल कर दो, ये हो गया, ये कितना हो गया 2a वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन का केस बहुत सिंपल है वेक्टर्स की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारा लेम्डा है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो एक स्केलर हो सकता है जिसके अपने आप में भी कोई डायमेंशन हो सकते हैं, अपने आप में वो कोई ऐसे फिजिकल डायमेंशन ले सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ, एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ आपको, मैंने बोला कि डायमेंशन ऑफ लेम्डा ए वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेम्डा एंड ए वेक्टर। इसका करेंगे एग्जाम्पल भी। हमने क्या बोला कि डायमेंशन ऑफ, देखिए हमने क्या बोला, इस लेम्डा के भी अपने डायमेंशन हो सकते हैं, कोई स्केलर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि लेम्डा कैन बी अ स्केलर हैविंग इट्स ओन फिजिकल डायमेंशंस, ठीक है। वो डिस्टेंस का हो सकता है, जैसे मीटर ले सकता है अपने साथ, डायमेंशन क्या होता है पढ़ा है ना, MLT, इसमें से कोई वैल्यू कैरी कर सकता है अपने अपने साथ, लेंथ में, मास में या टाइम में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि डायमेंशन ऑफ जो लेम्डा ए वेक्टर होगा वो किसके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ लेम्डा के जो डायमेंशन होगा और ए का जो डायमेंशन होगा, उनके प्रोडक्ट का डायमेंशन हो जाएगा लेम्डा ए वेक्टर का डायमेंशन। मतलब लेम्डा का एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन ए का है, ठीक है, उनके डायमेंशंस का भी प्रोडक्ट होगा और वो जो डायमेंशन होगा वो इस लेम्डा ए वेक्टर का डायमेंशन होगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हमने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम के साथ, मैंने बोला ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल, मतलब हम वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम के साथ। अब टाइम क्या है, टाइम एक स्केलर है, नहीं बोल सकते आप ऐसे, टाइम को आप नहीं बोल सकते, बट फिर भी हम किसी, मतलब मैंने बोला ना MLT, कोई भी डायमेंशन के साथ, इसको आप स्केलर भी नहीं बोल सकते, रादर इसको वेक्टर भी नहीं बोल सकते। टाइम का केस कुछ अलग होता है, ये पढ़ के आना। चलो जिसको पता है टाइम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कमेंट सेक्शन में आओ, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या कुछ और है, कुछ सर्च करके आओ, सर्च करके नहीं पढ़ के आओ, फिर उसको याद रखना, ठीक है। तो हम इसमें नहीं बोल सकते आपको, जैसे हमने बोला, पर ये कोई ऐसा डायमेंशन लेके चल रहा है, जैसे कौन सा डायमेंशन, ये सेकंड को लेके चल रहा है, या जैसे टी वाला डायमेंशन, टाइम वाला डायमेंशन लेके चल रहा है, बट ये क्या है हमारे पास, ये वेलोसिटी है। हमने क्या पढ़ा है वेलोसिटी के बारे में, हमने क्या पढ़ा है कि v इक्वल टू dx/dt पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसे x वेक्टर, जैसे वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ में भी बताना ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। बट हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर हम करते हैं किसी चीज़ की वेलोसिटी दी है, इतने टाइम में दी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इस फॉर्मूले से इतना तो हम समझते हैं। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है उसका बोलने का मतलब, ठीक है। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स में, ठीक है। तो उसके लिए होता है हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यहीं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने बोला लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है कोई भी वेक्टर, ठीक है। तो आइदर वो हो सकता है ट्राइंगल लॉ, और आइदर वो हो सकता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और भी होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी खास हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, इन दो से हमारे मैक्सिमम सवाल बन जाते हैं। मैक्सिमम क्या, सारे ही बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला आपको
दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने क्या किया, दो वेक्टर लिया, ठीक है। तो उसमें हम बोल सकते हैं ये हमने कोई ऐसे ले लिया ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई ऐसे ले लिया बी वेक्टर, मान लो ऐसे ले लिए दो वेक्टर, ठीक है। तो ए प्लस बी फाइंड करने के लिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल लॉ में देखिए हम क्या करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा ए प्लस बी हमने करना है, ठीक है, ए प्लस बी हमने करना है, तो ये हमारा हो गया जैसे ए वेक्टर, जहाँ इसका ये हो गया इसका टेल पार्ट, ये हो गया इसका हेड पार्ट। तो इसके हेड वाले पार्ट में हम ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर उठा के इसका जो टेल वाला पार्ट है, टेल वाले पार्ट को इसके हेड वाले पार्ट में जोड़ देंगे। कैसे, ये कुछ ये ऐसे करके, तो हमने बोल दिया ये हमने जोड़ दिया इसमें कोई बी वेक्टर, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अब इन पॉइंट्स का कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे मैंने बोला दिस पॉइंट नेम इज़ ओ, दिस पॉइंट नेम इज़ पी एंड दिस पॉइंट नेम इज़ क्यू। एक बार आराम से इस वीडियो को देखो, आराम से खुद करते रहो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। हमने ये कर दिया, तो इसको देखो हेड से किसी की टेल को जोड़ रहे हैं, टेल से हेड को जोड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हेड टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड, ठीक है। ये जैसे ए वेक्टर के हेड पे हमने वो बी वेक्टर उठा के से जोड़ दिया, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, हम इस ओ क्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। ओ क्यू को हमने जोड़ा, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए यहीं से ओ से जोड़ना, वे ऐसे ये ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं क्या, लाइंस लिखिए, टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म्स थ्री साइड्स। दिख रही है, दिख रही है किसकी, ट्राइंगल की, तीन साइड ऑफ ट्राइंगल बना देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली बात ये समझ आई। ओ से पी तक हमने नामकरण दिया। सबसे पहले क्या किया, ओ पी, एक वेक्टर ए लिया, लगाया, ए के हेड पे अगले वेक्टर की टेल से हमने वो जोड़ दिया, ऐसे ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ठीक है। तो इनका जो ये होता है इसको बोलते हैं हम आर वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो कि ऐसे ना, देखो ये वेक्टर एक हमने ऐसे जोड़ा, एक हमने वहीं से ऐसे आगे को प्रोसीड किया, जो हम रिजल्टेंट वेक्टर करेंगे, जहाँ से हमने ऐसे चलना शुरू किया था वहाँ से जहाँ अगले का हेड होगा, ऐसे दो साइड्स ऐसे, बिल्कुल एक ऐसी कैसे भी बना सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, तो मैंने एक वेक्टर बनाया ऐसे, दूसरा वेक्टर बनाया ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन पा रही है अभी, दूसरा वेक्टर बनाया ऐसे, तो तीसरा जो इनका रिजल्टेंट होगा, मान लो ये है ए वेक्टर, ये हमारे पास वी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से इस ओ से शुरू होगा, ऐसे ऐसे, और इसको बोलते हैं आर वेक्टर रिजल्टेंट। और ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वैसे ही अगर हमने बी प्लस ए निकालना है तो क्या करेंगे, बी वेक्टर ऐसे लेंगे और इसके हेड पे इसका टेल जोड़ देंगे और यहाँ से ये कर देंगे, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस। पर एक बात और ध्यान दीजिए, अब क्या ये दोनों अलग अलग होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैन बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्या ये चीज़ होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिए, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, एंड ये होगा हमारे पास इनका रिजल्टेंट, और यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमको समझ आया, ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर, ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे, आर वेक्टर बोल सकते हैं, तो आर वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल होती है हमारे पास। समझ आई मेरी बात, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आएगी वही दोनों की वैल्यू आएगी, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की भी इन शॉर्ट वही वैल्यू आएगी। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं हम, जैसे ए प्लस बी, अलजेब्रा में आओ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हम बोलते हैं कि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव। एक होता है
एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ पे एसोसिएटिव ज़्यादा यूज़ में आता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपने पढ़ा है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हम बोलते हैं ए प्लस ऐसे ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू, अब ए प्लस बी ब्रैकेट में और सी आ जाएगा बाहर। अब इसमें हमने क्या लगाना है, इसमें हमने लगाने हैं वेक्टर, बस। क्या ये वेक्टर्स में काम करता है या नहीं, तो इसमें हमको कितने लेने हैं, 3 वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने बोला, मान के चलिए ये है हमारे पास कोई ए वेक्टर एंड ये है हमारे पास कोई बी वेक्टर, और मान के चलिए ये है हमारे पास कोई सी वेक्टर, ऐसे ही हमने ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, देखना क्या क्या होता रहेगा। देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनको जब हम जोड़ेंगे तो एक हमारे पास कुछ ये लाइन आपको मिलेगी देखने को, ये ऐसे ही जोड़ता है, हमने आपको ये बताया, जैसे ओ पी क्यू आर। ठीक है, हमने क्या किया, पहले ओ क्यू लाइन को जोड़ा, और ओ क्यू लाइन हमें क्या दे रही है, ओ क्यू लाइन दे रही है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रही है। अगला देखिए क्या होता है, अगला थोड़ा इसको मिटा के चलता हूँ, मिटाते हुए चलता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। मैंने रिजल्ट देखिए ऊपर लिख दिया, रिजल्ट ऊपर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अगला देखिए क्या है, पहले हमने ये जोड़ा, फिर हम देखिए बी और सी का निकालते हैं। तो मैं अगर इसको जोड़ूँ पी आर को, तो पी आर जो हमें ऐसे वेक्टर ही मान के चलो, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, बी एंड सी का, तो ये क्या देगा हमें, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये जैसे जुड़ा है उसको हमने येलो से जोड़ा था, ये हमारे पास ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, एक चीज़ हमें दिख रही है क्या, अब देखिए ये मैंने ऐसे किया, अगर मैं इस ओ आर लाइन को जोड़ूं, ये ओ आर हमें क्या देगा, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ तो ध्यान से देखिए, पहला तो हमें मिलता है इसमें, ये हमारे पास हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए किसका, ये हमको मिल रहा है एक ट्रायंगल में बोलूँ ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्रायंगल में ओ क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू दैट रिजल्टेंट वेक्टर। हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ट्रायंगल ऑफ ओ से क्यू तक और क्यू से आर तक। अब ओ क्यू वेक्टर हमारे पास क्या था, ओ क्यू वेक्टर हमारे पास था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या था हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो कंबाइन वैल्यू थी इसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब प्लस देखिए क्यू आर हमारे पास क्या था, क्यू आर तो यही क्यू आर, हाँ ठीक है, क्यू आर है हमारे पास सी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वैल्यू आई कहाँ से, ट्रायंगल ओ क्यू आर से। अगली वैल्यू देखते हैं हमें कहाँ से मिल सकती है, अगली वैल्यू देखिए हमें मिल सकती है ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर को आप ध्यान से देखें, मैं फिर इसमें और बोल रहा हूँ कि फिर देखिए कितना टाइम लगा रहा हूँ, आराम आराम से करना चाहिए आपको। ठीक है, ओ पी आर में हम बोल सकते हैं कि ये है ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू दैट रिजल्टेंट आर। देखिए ओ से पी तक एक वेक्टर है और पी से आर तक एक वेक्टर है, देखिए सेम लाइन में यहाँ से यहाँ तक, और इसके हेड पे अगले की टेल जुड़ी है, और ओरिजिन से हमारे पास जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से उसका रिजल्टेंट जुड़ा, तो ये भी एक ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या है, ये है ओपी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ है ओपी की वैल्यू कितनी, ओपी की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस पी आर की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे निकाल के रखी है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये ब्रैकेट में एक साथ, क्योंकि ए की वैल्यू है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी इस रिजल्टेंट आर के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यूज देखिए एक दूसरे के बराबर है, जो हमने प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एसोसिएटिव लॉ भी है। देखिए आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये आगे काम आएगा, फिर देखते हैं, फिर बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आके बनता है, सवाल देखिए यहाँ पे क्या बनता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल वेक्टर्स बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत शानदार सवाल है, आपको बताना है कि क्या रिजल्ट रहेगा अगर हम ऐड करेंगे दो इक्वल वेक्टर को बट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, बट डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन होने का क्या मतलब है, माइनस ऑफ ए वेक्टर।
तो इसमें हम सीधे लिखते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर विच नथिंग गिव्स अस विच गिव्स अस नथिंग। ऐसा नथिंग इन द सेंस इस चीज़ को बोलते हैं हम, इस चीज़ को बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। और सिंपल इसको ज़ीरो बोलते हैं, या तो इसको ज़ीरो लिखो या ज़ीरो वेक्टर बोलो या नल वेक्टर बोलो। देखा यहाँ पे देखिए वेक्टर्स दोनों बराबर हैं बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। मैंने बोला था ना नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है कि ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो सकती। कैसे, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी आप डायरेक्शन कैसे बताओगे, ए में से ए ही खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड तो उसका ज़ीरो है और इसकी डायरेक्शन कभी ऐसे स्पेसिफाइड नहीं हो सकती। तो हम बोलते हैं कि ज़ीरो वेक्टर का मॉड किया मैग्नीट्यूड ले तो हमारे पास क्या बचेगा, ज़ीरो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी करना होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो बिल्कुल जैसे हम ज़ीरो के साथ करते हैं। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर प्लस ज़ीरो, तो ये हमारे पास ए वेक्टर ही बच जाएगा। मैंने बोला कि ए वेक्टर इंटू ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो बच जाएगा, ठीक है। और हमने बोला कि इस ज़ीरो वेक्टर को, नल वेक्टर को, अगर किसी से कांस्टेंट के साथ, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमारे पास क्या बचेगा, ज़ीरो ही बचेगा, ज़ीरो वेक्टर बचेगा। ऐसे ज़ीरो वेक्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में एक ऐसा आपको डायग्राम जैसा बताया था, स्टार्टिंग में मैंने कौन सा डायग्राम आपको बताया था, वही पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला जो डायग्राम था, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये कुछ ऐसे था, ओ पी एंड पी डैश। तो हमने बोला ऐसा कि अगर हमारे पास वो पी से चलता है पी डैश के लिए और वो वापस पी डैश से आ जाता है पी के लिए, तो हमने तो बोला पी से चला पी डैश के लिए वो ऐसा, और वापस ये वेक्टर फिर क्या हो जाएगा, वापस ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। हमने बोला खत्म हो जाएगा, तो हमने बोला कि उसका क्या आ जाएगा, वो नल वेक्टर बन जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, तो एक नल वेक्टर बन जाएगा। तो उसका कोई डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाइड करें कि किस तरफ को है, वो सिर्फ इतना सही रह जाएगा। देखिए वो इतना ही रह जाएगा, ये बस, वो चल के आ भी गया बट हम कोई लाइन बना भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसे को चला गया, मान लो P1 वेक्टर वैसे चला गया तो माइनस P1 वेक्टर वो इस डायरेक्शन में आ गया, तो दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड उसका कर दिया जीरो, जिसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी तभी क्या होती है, जीरो। तो इसका फिजिकल मतलब हुआ नल वेक्टर का। ऐसे बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन बहुत खतरनाक तरीके से करेंगे। कैसे, सब्ट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को करेंगे हम किसकी फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में। एडिशन की फॉर्म में कैसे, जैसे हमने बोला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, हम करेंगे ए वेक्टर को प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर के साथ, ठीक है। ऐसा कोई माइनस ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, लॉज को यूज करेंगे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ही यूज करेंगे, एडिशन के ही लॉज यूज करेंगे, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, उस बी वेक्टर पे नहीं करेंगे, फिर उसके माइनस के साथ करेंगे। बी वेक्टर जितना हमारे को दिया होगा उसका पहले नेगेटिव निकालेंगे, उसके साथ हम ए वेक्टर को ऐड कर देंगे, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। यही तो लिखा मैंने। जैसे हम बोल सकते हैं कैसे, डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू द सम ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, मतलब 5 + 4, सॉरी नॉट प्लस, 5 - 4 इक्वल टू 5 प्लस ऑफ -4, यही हम बोल रहे हैं। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए अब कैसे, हमने बोला कि दिस इज आर ए वेक्टर और एंड दिस इज आर बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट कैसा आता है, इनका रिजल्टेंट यहाँ से आता है ऐसे, तो ये रिजल्टेंट क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर का नेगेटिव करेंगे। कैसे, ये बी वेक्टर इधर को पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला था, ए वेक्टर पॉजिटिव इधर को होता है, जब माइनस ए वेक्टर करते हैं तो डायरेक्शन ही ऑपोजिट होती है, बाकी मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। जब उसी का नेगेटिव मतलब मल्टीप्लाई बाय 1,
मल्टीप्लाई बाय 1, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये बी वेक्टर ऐसा है तो ये हो जाएगा ऐसा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर, माइनस का बी वेक्टर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दो का ओ पी क्यू, इस ओ पी क्यू का, ओ पी एंड पी क्यू का एडिशन, ट्रायंगल लॉ लगा दो, ओ से पी तक, पी से क्यू तक। तो ये वाला जो हमारे पास नया रिजल्टेंट आया, जैसे मैंने बोला आर डैश, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो ये सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ आ गया। जब भी नेगेटिव करना हो, हमने बोला ए वेक्टर है ऐसा और बी वेक्टर है कुछ ऐसा, तो हमने क्या बोला, इस बी वेक्टर को हम कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और इनका निकालेंगे रिजल्टेंट ऐसे यहाँ पे। अब इस बी वेक्टर का ऐसा फिजिकली कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमने डील ही माइनस बी से करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे हम दूसरा लॉ, जैसे हमने बोला पैरेललोग्राम वाला, वो भी देख लेते हैं। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पैरेललोग्राम लॉ से करता हूँ, इजी भी रहता है, बट आपको ऐसा कोई लॉ लगाने की तो कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप देख लेना, बस सिर्फ पता होना चाहिए कि ये लॉ ऐसा होता है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ये जैसे ओ से चला पी तक, ये एक वेक्टर बना है ए, तो अगला वेक्टर हम इसके हेड से शुरू करते हैं, बी वेक्टर। ये है हमारे पास क्या, ट्रायंगल लॉ। बट पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, पैरेललोग्राम में मान के चलिए, ये मैंने बोला आपको कि ये हमारा ए वेक्टर ओ से पी तक। तो इसमें क्या होता है ना, जो दूसरा वेक्टर बी है, जैसे ये वाला वेक्टर बी जो है, ये भी हमको वहीं से शुरू करना होता है जहाँ से हमने पहला वेक्टर शुरू किया। अब वो जिस डायरेक्शन में होगा, ऐसे मान के चलो, ये हो गया बी वेक्टर। तो ये है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में ए वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर का हेड जहाँ होगा वहाँ से अगले वेक्टर का टेल होगा, बट यहाँ पे दोनों की टेल को अगर हम कॉमन कर दें, ए वेक्टर जहाँ शुरू हुआ, बी वेक्टर वहाँ से शुरू कर दो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, वो तो गिवन होगा आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने बता दिया ये, तो वो शुरू कहाँ से होगा, वहाँ से, मतलब जहाँ से ए वेक्टर शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस लॉ को यूज़ कैसे करते हैं, इस लॉ को यूज़ ऐसे करते हैं कि जितना हमारे पास, देखिए ये वाली लेंथ जितनी है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। इनके पैरेलली हमको लाइन खींचनी होती है, मतलब इस बी के पैरेलल, इस बी के पैरेलल हम एक लाइन इस जगह से खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचे डॉटेड ऐसी लाइन, और इस ए के पैरेलल ऊपर से खींचेंगे ऐसे, ये हमने खींचा, और बाकी वाला एरिया आप ऐसे रब भी कर सकते हैं, ये ऐसे। इनके जो बीच में ये रिजल्टेंट होगा, ये होता है यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हमें देता है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आई मेरी बात। जैसे ओ पी क्यू एस है, ये पूरा नाम ऐसे ओ पी क्यू एस हो गया, तो जितनी हाइट देखिए इस वाले की है, यहाँ से जितनी हाइट है उतनी ही हाइट ये है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऐसे आ जाए, तो ये देखिए ये भी अब हमारे पास ट्रायंगल लॉ ही बन गया। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही ट्रायंगल लॉ भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जितना वेक्टर ये बी यहाँ पे है उतना ही तो यहाँ पे ही हो जाएगा। इस वेक्टर को उठा के, इस वेक्टर को उठा के, देखिए इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है, लाइन सेगमेंट सेम होगा, ठीक है। जैसे अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बार, ये मैंने बोला ए वेक्टर ऐसे है, इसी के टेल से मैंने शुरू किया से बी वेक्टर ऐसे। अब इसी बी वेक्टर को उठा के, जो बी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, इसी को उठा के इसके हेड पे ले जाऊँ ऐसे, मतलब पैरेलल लाइन छोड़ दी, ठीक है। और इसी ए को उठा के ऊपर ले जाऊँ, इसी ए को उठा के ऊपर ले जाऊँ, पर रिप्रेजेंट करना डॉट से, ठीक है, रिप्रेजेंट डॉट से करना, तो ये भी तो ए वेक्टर के ही बराबर होगा, और ये भी तो बी वेक्टर के बराबर ही होगा। अब बीच में ऐसे इनका रिजल्टेंट बना दिया आर, तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ लगा के बराबर नहीं आ गई बात, दोनों साइड से ट्रायंगल लॉ लगा के सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ अच्छा है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, पर याद हमें इसका सिर्फ रिजल्टेंट ही होना चाहिए। जैसे हम सम करते हैं, अभी देखना, अभी एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, उसमें आपको बताते हैं। देखिए एक और चीज़ होती है इसमें, जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है, जैसे पहले चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली आती है ना, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम,
with a speed of 12 meter per second in east to west direction, in which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? अब ये रेन एंड रेन मैन प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। नीट में बहुत सवाल, एक दो आना पक्का, ठीक है। नीट में सवाल आता है रेन मैन इनका ना आपस में सामंजस्य होता है, या तो रेन मैन से आएगा या तो रिवर बोट से आएगा, ठीक है, ठीक है। मैन स्विमिंग इन अ पूल ऐसा आ सकता है, ठीक है। कुछ एक बहुत फेमस प्रॉब्लम होती है कि छाता कैसे कौन से एंगल पे ऐसे खड़ा करते हैं, ऐसे। अब देखा ना बारिश ऐसे तिरछी आती, तो आसमान से तो तिरछी आती नहीं है, हवा की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो एक क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आपका काम है वीडियो पॉज करें और खुद सोचें। हमने आपको बता दिया है सब कुछ कि वो क्या होता है। सिर्फ एक चीज़ नहीं बताई, ड्रॉपर बच्चे तो इसको कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने वो तो हम सम निकाल रहे थे अभी तक, बट जब रिजल्टेंट निकालना होता है, चलो इस क्वेश्चन में ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, चलो पहले देखते हैं कि रेन फॉल हो रही है वर्टिकली भाई साहब, तो हम बोल देते हैं इसको कि वेलोसिटी ऑफ रेन है ये कुछ, और कितनी दे रहा है वो 35 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकली तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब अगली बात उसने क्या की, अगली बात की कि विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए उसने डायरेक्शन की बात की, तो ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। 12 मीटर पर सेकेंड से विंड ब्लो हो रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ को, मतलब कुछ ऐसा। तो इसको बोल सकते हैं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये होता है इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। अभी आपको बताना है। अब देखिए गेम क्या हुई, रेन तो पड़ रही थी वर्टिकली, बट विंड चल रही है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो इनका कुछ दो वेक्टर्स है। अब देखिए पैरेललोग्राम लग रहा है, दो वेक्टर दे दिए, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा। इसको मैं ऐसे आर लिख देता हूँ, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि जैसे वर्टिकल के साथ कितना शिफ्ट हुआ, कितनी वो चीज़ शिफ्ट हुई, रेन कितनी शिफ्ट हुई, यहाँ से देखिए ये कोई एंगल होगा जिस पे वो ऐसे शिफ्ट हुई, लेट अस से ये थीटा है। पड़ वर्टिकली रही थी बट गिर ऐसे रही है, तो इतना इधर को गया, तो मैंने बोला थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे खड़ा होगा, से चुन्नू, ठीक है, और चुन्नू ने हाथ में पकड़ा होगा क्या, चुन्नू ने हाथ में पकड़ा होगा एक अम्ब्रेला, ऐसे अम्ब्रेला पकड़ा है हाथ में, तो इस अम्ब्रेला की डंडी उसने कुछ ऐसे पकड़ी होगी, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में। अब बारिश ऐसे गिर रही है तो उसने ऐसे पकड़ा होगा, पकड़नी उसको ऐसे चाहिए थी, पकड़ा उसने ऐसा है, पकड़नी ऐसी चाहिए थी, पकड़ना ऐसा है, मतलब पकड़नी उसको कुछ ऐसी चाहिए थी, ठीक है। मतलब यहीं पे मैं बनाऊं तो पकड़नी उसको कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में चाहिए थी, बट पकड़ा उसने कुछ ऐसे को है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आया, ठीक है, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये पड़ रहा है उसका रिजल्टेंट उसके ऊपर किसी एंगल थीटा पे। तो उसने पकड़ी है अम्ब्रेला यहाँ पे ऐसी इसी पॉइंट पे, ऐसे को, उस बारिश की तरफ को, ठीक है। तो कहाँ से, वर्टिकली पकड़नी चाहिए थी, बट पकड़ी उसने कैसी है, जिस एंगल पे बारिश गिर रही है उतना एंगल बनाया उसने भी वर्टिकल के साथ। जितने एंगल पे बारिश गिर रही है उतने खुद घुसो सिचुएशन में, बारिश जिस एंगल पे वर्टिकल से जितना शिफ्ट होके बारिश हमारे ऊपर आ रही होगी, उतना ही शिफ्ट हम भी वर्टिकल से उसकी तरफ होंगे, तो वो एंगल भी कितना होगा, थीटा। वाह 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 वाह, मजा आया। अभी और मजा दूं, और मजा देखिए इसमें कैसे मिल सकता है। बचपन में क्लास 6, 7, 8 में ज्योमेट्री में हमने पढ़ा होता है कि इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, जिसको बोलते थे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आई याद मैथ में, तो ये भी तो वही है, इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दो, ये भी तो वही है, जेड ही तो बना है, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है, ठीक है। तो ये है वो, देखो वर्टिकली रेंज जितनी शिफ्ट हुई होगी उतना उस चिन्नू को ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गेम क्या होती है। अब दूसरा हमको बताना था ये कि ये जैसे आर है यहाँ पे,
ये रिजल्टेंट दो वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है। डेरिवेशन हम बोर्ड वाले बच्चों को करवाएंगे, बट रिजल्टेंट छाप लीजिए दिमाग में। रिजल्टेंट आता है, वैल्यू आती है से रिजल्टेंट का स्केयर इक्वल टू पहले वेक्टर का स्केयर, जैसे ए वेक्टर का स्केयर। ऐसे वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, सोचो बोल्ड है, ठीक है, वेक्टर हम लिख नहीं रहे हैं। हमने बोला ए स्केयर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर का स्केयर हो जाएगा प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ दैट थीटा। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत। थीटा में ये वाला एंगल लगा देते हैं, ये नहीं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे आएगा। समझ आ गई मेरी बात। तो हम बोलते हैं कि रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस 2 ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरी बात। बट इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, हमारी आंखों से देखिए कि वर्टिकली गिर रहा है, ईस्ट के साथ एंगल है, तो बाई बीच में एंगल है 90, कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो ये बचेगा सिर्फ रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, अंडर रूट 35 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर। तो जब आप इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आने वाला है आपके पास 37 मीटर पर सेकेंड। चलिए, होप सो आपको इतना सा टॉपिक। चलिए देखिए, वीडियो भी हम ऐसे छोटी छोटी बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। आराम आराम से क्या सही, जितना हम करवाया ऐसे, इसमें भी जितना हमने करवाया उतना आप कर लीजिए। अगला टॉपिक रहेगा हमारा वेक्टर को रिजॉल्व करने का, उस टाइम आपका डायरेक्शन वाला टॉपिक भी करवा देंगे।